नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उपचुनाव का रण। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा उपचुनाव और खंडवा लोकसभा को लेकर सियासी पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव वाले इलाकों में जाकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली, चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। उधर बीजेपी ने आशीर्वाद यात्रा के जरिए भी चुनावी इलाकों में माहौल बनाने की कोशिश की। उपचुनाव को लेकर आज भी सीएम आवास में बड़ी बैठक हुई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और उपचुनाव प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहे। इसके साथ बैठक में उपचुनाव वाले इलाकों के जिले के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सुहास भगत और रमेश मेंदुला, मोहन यादव भी मौजूद रहे। उधर कांग्रेस भी उपचुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। राज्य में 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से सरकार की सेहत पर भले ही ज्यादा असर न पड़े, लेकिन 2023 चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इस जीत का असर साफ दिखाई देगा। इस उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। लिहाजा दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी पूरी तरह से सतर्क सजग है। इसे बीजेपी हल्के में नहीं ले रही। उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अभी से पूरा जोर लगा दिया है। उधर कांग्रेस दमोह उपचुनाव से मिली जीत से उत्साहित है और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस का उपचुनाव के रण को लेकर क्या कहना है, बैठकों को लेकर क्या कहना है, तैयारियों पर क्या बयान है, ये सुनते हैं। की तरफ से कुछ दिशा निर्देश मिले हैं, उनको हमको फॉलो करना है और क्षेत्र में जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में जो पिछले सालों में हमने काम करे हैं कि पिछले जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं था और हमारी सरकार में जो अभी डेवलपमेंट हुआ है वो जनता को बताना है, हमें जनता के बीच जाना है और चुनाव में हमको विजय हासिल करनी है। ये कितनी ही बैठक कर लें, आज की बैठक के अंदर भी हमें तो ये पता चला है कि कोई समन्वय नहीं बन पाया वहाँ पर। आज ये हालात है कि किसी एक जगह के ऊपर इकट्ठा एक जगह पे एक कंक्लूजन पे नहीं आ पा रही भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी की पूरी टीम। आज जो बैठक की है उसके भी आप परिणाम देख लेंगे, कांग्रेस पार्टी को ही फायदा होने वाला है। इनकी बैठक में समन्वय न बन पाया है, न बन पाएगा। फायदा जनता ने ठान ली है कि कांग्रेस पार्टी को वो वापस सत्ता में लाने वाली है। हर एक उपचुनाव हम जीतेंगे। आज के जैसी कितनी ही बैठक भारतीय जनता पार्टी कर ले, कोई उसका। तो एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बैठकें कर ले, लेकिन बैठकों से नतीजा नहीं निकलेगा, समन्वय नहीं बनेगा और जो समन्वय दमोह में नहीं बन पाया था वही असर दिखेगा इस 3 उपचुनाव में। रायगांव से लेकर जोबट और पृथ्वीपुर में और खंडवा लोकसभा सीट को लेकर भी कुछ ऐसे दावे हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि बैठकें हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, संगठन के मामले में हम कांग्रेस से कहीं आगे हैं और नतीजों में भी आगे रहेंगे। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। राम जी, आपका बहुत स्वागत है। आशीष अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, पहला सवाल आपसे ही होगा। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि आप बैठकें कर लें, बैठकों का नतीजा नहीं निकलेगा, आप लोगों की पार्टी में अब समन्वय नहीं रह पाया है। देखिए, जब कांग्रेस हमारे समन्वय पे उंगली उठाती है तो मुझे वो शेर याद आता है कि अपने किरदार पर डालकर पर्दा वो कहते हैं कि जमाना खराब है। तो समन्वय किस पार्टी का बिगड़ा हुआ है? ये आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के विहीन जो पार्टी चल रही हो, इतने समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही हो और 23 वरिष्ठ नेता इस बात के विरोध में हो कि राहुल गांधी को दोबारा नहीं बनाया जाए, वो कहते हैं कि हमारा समन्वय। देखिए, अगर कोई कार्यकर्ता आधारित संगठन है, कोई अगर एक डिसिप्लिन संगठन है, तो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन, एक जीवंत संगठन है। तो चाहे चुनाव हो या नहीं हो, हमारी बैठकों का क्रम, हमारे समन्वय का क्रम लगातार चलता रहता है। अब चूंकि चुनाव है तो निश्चित ही चुनाव संबंधी बैठकें हैं और उचित समय पर उचित प्रत्याशी तय करके भारतीय जनता पार्टी जनता में विकासवादी अपनी जो नीति है उसको लेके जाएगी। हमारा चुनाव में जाने का एक ही फॉर्मूला होता है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारी सरकार ने क्या काम किया, 23 मार्च के बाद जिम्मेदारी संभालने के बाद वो हम जनता के बीच रखेंगे और कांग्रेस की अकर्मण्यता जो 15 महीने की थी, वादा खिलाफी थी, भ्रष्टाचार था, उसको भी जनता के सामने रखेंगे। देखिए, बात बैठकों से नहीं होता, बैठक तो कांग्रेस भी बहुत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, परंतु आप जनता के बीच क्या कर रहे हैं इससे अंतर पड़ता है। तो 15 महीने में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कमलनाथ जी कभी 5वें माले से उतरे नहीं,
और अब जब कांग्रेस की सरकार नहीं है, विपक्ष में, तो भी वो बाढ़ में पीड़ितों का दौरा करने जाते हैं हाय हल्ला के बाद, तो हेलीपैड से ही लौटे आते हैं। एक और हमारे नेता हैं जो नीचे ग्राउंड जीरो पर उतर के जनता को बचाने का प्रयास करते हैं, और आज तक 52 करोड़ लेकिन की आशीष राशि जी, भी वितरित कर दी। लेकिन जो दमोह के दंगल में आप लोगों के अंदर समन्वय की कमी दिखी, उसके बाद सिद्धार्थ को नोटिस दिया गया, जयंत मलैया को नोटिस दिया गया, उसी असमन्वय की बात तो कांग्रेस कर रही है। दमोह से पहले जरा 28 उपचुनावों पे भी नजर डाल लें जनाब। 28 उपचुनावों में जब 2/3 सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो ये तो तय हो गया था कि समन्वय का कोई अभाव नहीं है, और अच्छा। उसके बाद जनता ने ये भी तय कर दिया कि 15 माह की सरकार काली सरकार थी। तो कुल मिलाके जब 2/3 सीटों ठीक से है। मध्य प्रदेश की जनता ने अपना जनमत दे दिया हो, तो कोई तरह का शक ठीक या है। शुकवा राम पांडे जी, आप लोग पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं अपने असमन्वय पर, जबकि आप लोगों को पहले अपने घर में मजबूती ले आनी चाहिए। ये तो सब फालतू की बातें हैं। जनता को मतलब है कि जनता ये देखना चाहती है कि हमारे प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। जनता ये देखना चाहती है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कि हमारे मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है कि नहीं, मध्य प्रदेश में महंगाई कम हो रही है कि नहीं, मध्य प्रदेश में रोजगार मिल रहा है कि नहीं, मध्य प्रदेश की सड़कें कैसी बन रही हैं। अभी आपने ही अपने चैनल पर बताया था कि वी.डी. शर्मा जी खंडवा गए थे। अब वो खंडवा सड़क से तो जा नहीं सकते, हेलीकॉप्टर से गए होंगे। आप जानते हैं इंदौर और खंडवा के रोड की क्या हालत है। केवल 110 किलोमीटर का रोड है और 5-6 घंटे लग जाते हैं जाने में। ये मध्य प्रदेश की सड़कों का हाल है। तो जनता इन चीजों को देख रही है। जो जनता खंडवा की, इंदौर से खंडवा जा रही है, वो देख रही है कि जो 110 किलोमीटर का रास्ता है 1.5-2 घंटे का, वो 5-6 घंटे में कवर हो रहा है। जनता ये देख रही है कि इस बाढ़ में जितने भी शिवराज सरकार में जो पुल बने थे, सारे ताश के पत्तों की तरह बह गए, और जो 50-50 साल पुराने पुल बने हुए हैं, वो बने हुए हैं। आज भोपाल की सड़कों का ही आप हाल देख लीजिए। भोपाल की सारी सड़कें उखड़ी पड़ी हुई है। कल शिवराज सिंह ने अपनी मीटिंग में स्वीकार किया, और एक किसी उसको बोला है कि इसको हम खत्म कर देंगे, सीपीए जो संस्था है वहां की भोपाल की, कि इसको खत्म कर देंगे। वो बात अलग है कि वो झूठ बोलते हैं, पहले भी बोला था लघु उद्योग निगम को खत्म कर देंगे 2017 में। तो बात ये है कि जनता को मुद्दों से मतलब है, उनको रोजगार मिल रहा है कि नहीं, व्यापार मिल रहा है कि नहीं, सड़कें अच्छी है कि नहीं। आज लेकिन राम जी, ये सारे मुद्दे, क्या कांग्रेस इन मुद्दों को बना पाएगी मुद्दा पब्लिक डोमेन में चुनाव के जब मामले में बात की जाएगी? कि मुद्दे तो हमेशा से ही कांग्रेस के पास रहे, कभी राफेल रहा, कभी कोविड रहा, लेकिन मुद्दों पर क्या समर्थन मिलेगा, सवाल ये है। जी, मैं तो समझता हूं कि आज प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, पेट्रोल भी खरीदती है, डीजल भी खरीदती है, किचन के लिए राशन भी खरीदती है, सब्जी भी खरीदती है, ठीक है, और उसको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी देखती है। और हम रोज आंदोलन कर रहे हैं, हर शहर में आंदोलन कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारे आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के कुछ वर्ग के द्वारा हंगामा बोला जाता है, उसको नाम गलत दिया जाता है। हम जनता के लिए रोज लड़ रहे हैं, महंगाई पर लड़ रहे हैं, और जनता स्वयं भी लड़ रही है। आप देखिए, भोपाल में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो हड़ताल नहीं कर रहा हो। आज हर वर्ग हड़ताल कर रहा है। ठीक है। बेरोजगार लोग हड़ताल कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं, संविदा शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा आशीष जी से। परेशान है। हाँ, तो जनता, राम जी, एक छोटा सा सवाल, ठीक है, आप लोगों के घर में समन्वय ठीक है, जिसका आरोप लगा रहे थे आप बीजेपी पर? जी, मेरे घर में समन्वय अच्छा हो या बुरा हो, इसको जनता से क्या लेना देना। और बात हम समन्वय की करेंगे तो हमारा आधा घंटा समन्वय में चला जाएगा। अब मैं कहूंगा कि आड़वाणी जी से समन्वय क्यों नहीं है आपका, मैं कहूंगा गडकरी जी से समन्वय क्यों नहीं है आपका, राजनाथ जी से। हमारी जो बहस है, जो मुद्दों पर होना चाहिए, वो फालतू बातों में चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं। आशीष जी, चाहे वो बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की बात कर लीजिए, चाहे वो कोविड काल में जो तस्वीरें थी वो उसकी बात कर लीजिए, बाढ़ बारिश की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, कांग्रेस के पास कई सारे मुद्दे हैं, और ये मुद्दे ऐसे हैं जो कनेक्ट हुए हैं। कोविड में हम सब प्रभावित थे, बाढ़ बारिश से कई सारे इलाके में लोग प्रभावित हुए हैं, और महंगाई की मार तो सब कोई झेल रहा है। इससे पार कैसे पाएंगे उपचुनाव में? बहुत अच्छी बात की आपने, और आदरणीय राम पांडे जी ने भी, कि बात मुद्दों की होनी चाहिए। ये जो फालतू के विषय हैं, इससे ना जनता का भला होता है ना किसी और का। तो आप एक एक करके चुने। जैसे सड़कों की बात, तो 2003 में दिग्विजय सिंह जी ने हमें सत्ता सौंपी, जनता ने छीन के हमें दी। उस समय मध्य प्रदेश का ये हाल होता था कि जैसे ही मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती थी, सड़कें समाप्त हो जाती थी। उसके बाद 1.5 लाख किलोमीटर का जाल अगर किसी लोकनायक के नेतृत्व में बुना गया
तो वो शिवराज सिंह जी चौहान है। मैं याद दिला दूं आपको और आपके दर्शकों को कि कमलनाथ ने अपने 15 मई में एक समिट की थी जिसका नाम था मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश। मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है बहुत अच्छा। और उस समय जो मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश में कमलनाथ इन्वेस्टर्स को परोस रहे थे, वो उन्हीं सड़कों का जाल परोस रहे थे, उन्हीं बिजली की उपलब्धता को परोस रहे थे और उसी लैंड बैंक को परोस रहे थे जो 15 साल में शिवराज सिंह जी चौहान बना के गए थे। तो 15 माह की कमलनाथ सरकार की वो एक आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी कि 15 साल की शिवराज सिंह जी की सरकार में मध्य प्रदेश मैग्निफिसेंट। आशीष जी ठीक है, चलिए ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री को डांटना पड़ रहा है, उसके बाद अफसर वहां पर पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, ठीक है। इसके अलावा कोविड का जो मुद्दा है वो भी लोगों से जुड़ा हुआ है, महंगाई की मार जो झेल रही जनता, चाहे वो घरेलू गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, तेल की बात कर लीजिए, उपलब्धि में थोड़ी जोड़ा जाएगा आपको। बिल्कुल। अब मैं महंगाई के विषय पे आता हूँ। देखिए, महंगाई आपके, मेरे या राम पांडे जी के कहने से ना बढ़ती है ना घटती है, इसका एक इंडेक्स होता है इन्फ्लेशन रेट। तो यूपीए के अगर कार्यकाल को निकाल लें 10 साल के और मोदी सरकार के कार्यकाल को निकाल लें तो इन्फ्लेशन रेट में जमीन आसमान का अंतर है। यूपीए के समय में डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट होती थी। अच्छा। और मोदी सरकार के कार्यकाल में इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट रही है, बहुत हद तक कंट्रोल में रही है। अभी जो आप एक तात्कालिक कुछ बढ़ोतरी देखते हैं उसका काफी कारण है जो इंटरनेशनल परिवर्तन है। नहीं, सवाल आशीष जी है कि जो महंगाई कांग्रेस के शासन में मुद्दा थी, वो महंगाई बीजेपी के शासन में मुद्दा कैसे नहीं? देने के लिए समय दिया करें ना। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो कोविड के टेम्परेरी कारण है, इन वजह से कुछ चीजों में डिमांड और सप्लाई का जो एक गैप आ गया वो है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। आपने कोविड का विषय कई बार उठाया। देखिए, कोविड सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं था, कोविड सिर्फ भारत में नहीं था। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत ने विश्व की महाशक्तियों से बेहतर परफॉर्म किया। मसलन ब्रिटेन, जर्मनी, यूएस, वहां पर प्रति 10 लाख 2-2 हजार मौतें थी, जबकि हमारे नहीं, वो चलिए छोड़िए आशीष जी, जो औसतन मौतें हुई हैं इस दौरान 15 महीने में, उस पर अलग आंकड़ा हो जाएगा, छोड़ दीजिए। सुनिए। नहीं आशीष जी बताइए ना, आशीष जी औसतन मौतें कितनी बढ़ी हैं देश में, ये बता दीजिए आप, कि जो मौतें दर्ज होती हैं शहर दर शहर, वो कितनी बढ़ी हैं? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अब आप सुनने का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कहिए। अब आपने बात की कोविड पे मध्य प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस की। तो कोविड के मामले में मध्य प्रदेश इस देश की जनसंख्या में 6वें नंबर पर आता है, परंतु संक्रमित केसेस के मामले में, मृत्यु दर के मामले में हम सदैव। नहीं, मेरा सवाल ही नहीं था, छोड़िए ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। राम पांडे जी इंतजार कर रहे हैं, आप ही दोनों लोग हैं, आप ही दोनों से सवाल करना है। हम राष्ट्रीय एवरेज से ठीक है, मैं लौटता हूँ, ठीक है, कांग्रेस शासित राज्यों में थी। ठीक है, मैं लौटता हूँ। राम पांडे जी, चाहे अरुण यादव की बात कर लीजिए, मानक अग्रवाल की बात कर लीजिए, कई सारे नेता हैं जो आपके यहाँ नाराज चल रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूँ, आशीष जी लौटता हूँ मैं। इन नाराज नेताओं को मना पाएंगे? क्योंकि खंडवा में ये कहा जा रहा है कि शायद अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे। अब नाराजगी के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर अगर नहीं लड़ते हैं तो भी दिक्कत है। पता नहीं किसके सपने में आए थे वो नाराज हैं। नाराजगी तो अजय बिश्नोई की देखी जा रही है। वो सरासर बोल रहे हैं कि ये शिवराज सिंह नकारा और निकम्मा सीएम है। सुब्रमण्यम स्वामी डेली मोदी जी को बोल रहे हैं। अनूप मिश्रा मध्य प्रदेश सरकार को रोज बोल रहे हैं। यशोधरा राजे तो कैबिनेट की मीटिंग में लड़ रही है। नकारा और निकम्मा सीएम कब बोला अजय बिश्नोई जी ने? करने से भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमें बात, मैं वही आता हूं कि हमें बात करनी चाहिए मुद्दों पर। अब इन्होंने सड़कों की बात की और 2003 के पहले की बात की। 2003 के पहले का भी एक इनका जो होता है ना प्रोपेगंडा, एक झूठ को 100 बार झूठ बोलो तो वो सच लगने लगता है। ये इनकी चुनावी रणनीति है और इन्होंने 2003 में किया बंटाधार बोल के। ठीक है, ये चुनाव जीत गए, लेकिन उस चुनाव में शिवराज सिंह जी क्यों हार गए थे? जिस चुनाव को शिवराज सिंह जी कहते हैं, आज तक कहते हैं बंटाधार, और शिवराज सिंह चुनाव खुद विधायक का हार गए। और किससे हारे थे आपको पता होगा? दिग्विजय सिंह जी से। और आज उन्हीं दिग्विजय सिंह के नाम पर ये सब जगह चिल्लाते फिरते हैं। सड़कों की बात करें तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनकी सांसद हेमा मालिनी जी आई थी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश से बदतर सड़कें हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। ये हेमा मालिनी जी के शब्द हैं। नहीं राम जी, लेकिन बीजेपी तो दावा करे कि तमाम मुद्दे आप लोगों ने उठाए थे उपचुनाव में, उसके बाद भी उपचुनाव हार गए आप लोग। देखिए, चुनाव जीतना और हारना एक अलग बात होती है। शिवराज सिंह जी क्यों हार गए? दिल्ली में ये 6 बार से लगातार क्यों हार रहे हैं? 3 बार कांग्रेस से हारे, 3 बार बीजेपी से हारे, जहां मोदी जी स्वयं रह रहे हैं, अमित शाह जी स्वयं रह रहे हैं चाणक्य के रूप में। ये मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली में लगातार 6 चुनाव कैसे हार गए?
चुनाव हारना जीतना एक अलग बात होती है कि चुनावों में आप कौन सा मुद्दा फेंक दो, कौन सा जुमला फेंक दो। अभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तिरंगा यात्रा में आप देखिए 1-1 लीटर पेट्रोल बांटा है, 1-1 अंडरवियर दिया है कि भाई हमने तुम्हारा अंडरवियर उतार लिया है, अब अंडरवियर पकड़ो। 1-1 पौवा शराब की बोतल दी है, यहां तक इन्होंने गरीबी पर लाकर छोड़ दिया है। अब ये चुनाव जीतने के कई बातें होती हैं, कई जुमले होते हैं। अब भाई इन्होंने कहा 15-15 लाख देंगे, लोग फंस गए उस जुमले में। इन्होंने कहा 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये फंस गए जुमले में। 2019 के चुनाव में इन्होंने आतंकवादियों से हमला करवा दिया, लोगों ने समझा कि अरे देश पर हमला हो गया, साजिश इनकी थी। देवेंद्र पाल सिंह आतंकवादी। राम जी, कौन सी सरकार अपने देश के सैनिकों पर हमला करवा देती है आतंकियों से? अलग बात होती है। हाँ। चुनाव जीतना राम जी और हारना न, राम जी चुनाव जीतना ही सब कुछ होता है। कौन सी सरकार अपने ही सैनिकों पर हमला करवा देती है? मैं पूछ रहा हूँ, दिल्ली चुनाव ये 6 बार राम जी 6 बार विधानसभा। राम जी कौन सी सरकार अपने ही देश के सैनिकों पर आतंकियों से हमला करवा देती? कौन सी सरकार है? मोदी सरकार, ये अपने देश पर ही हमला क्या 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 साक्ष्य है आपके इस बयान के पीछे? आपके पास क्या साक्ष्य है कि इन्होंने नहीं करवाया? आरोप आप लगा रहे हैं, आप साबित कर दीजिए। आपके पास क्या साक्ष्य है? ये नहीं करवाया गया। सैनिकों की शहादत का मजाक उड़ाया जा रहा है। देश के सैनिकों की शहादत का मजाक स्वीकार नहीं है। आपका चैनल स्टेज नहीं बन जाए, और उसके बाद कोई आपका चैनल स्टेज बन रहा है झूठ पर उठने का। नहीं आशीष जी नहीं, आशीष जी मैंने उनको सवाल पूछा और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूछ रहा हूँ। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इन्होंने नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का पक्ष हो सकता है, राम पांडे जी का पक्ष हो सकता है, और उसको लेकर जो जिम्मेदारी है कानूनी वो उन्हीं दोनों की है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है सर, जल्दी से। ₹1 का डॉलर करेंगे, इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, बात इस पर होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता इस पर जवाब नहीं देंगे। चलिए ठीक है। आशीष अग्रवाल जी, चुनावी जीत हार से मुद्दे खत्म नहीं होते, ये कहा जा रहा है। देखिए, एक विद्यार्थी जो परीक्षा में लगातार फेल होता है, वो कहता रहे कि परीक्षा के अंकों से ये तय नहीं होता कि मेरी तैयारी है, परंतु माना तो वही जाएगा। 6 बार सुन लेते राम जी सुन लेते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आपको हरवा दिए और आप अभी भी किसी मुगालते में जी रहे हैं। अरे G23 के नेताओं को समझा दो, इस देश की शहादत का मजाक उड़ाने वालों, इस देश के सैनिकों की शहादत का मजाक उड़ाना स्वीकार नहीं करेगी। यही कारण है 400 से लेकर 40 पे आने का आपका। अरे राहुल गांधी जो चुनाव हार गए, राहुल गांधी ने जो अमेठी सीट छोड़ के भागे, उस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो चुनाव हारे थे ग्वालियर से, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव हारे। राहुल गांधी की बात नहीं करोगे, अटल बिहारी की कर लोगे, तो उसके बाद ये बता दो कि तुम्हारी सफाई क्यों होती जा रही है? ग्वालियर से विदिशा क्यों भागे? सफाई क्यों होती जा रही है, जरा ये तो बता दो। अभी जितने पिछले चुनाव हुए उसमें आप बता दो आपके चैनल से क्या हुआ? राघवगढ़ से शिवराज सिंह क्यों भागे राघवगढ़ से? देखिए इस स्तर की मैं डिबेट नहीं करता। अगर स्तरीय डिबेट करनी है तो हम बात। राम जी सुनना पड़ेगा, राम जी सुन ही नहीं रहे आप, राम जी सुन ही नहीं रहे आप। सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, बारी बारी से मैं आप दोनों को मौका देता हूँ। पूरी छूट रहती है आप लोगों को बोलने की जब तक आप लोग शब्दावली का उचित इस्तेमाल करते हैं। एक बार सुन लीजिए, नहीं कर रहा था, इन्होंने सुन लीजिए। मैंने उनको भी रोका था, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, अब आप चुप हो जाइए। अगर चलिए, मेरे पास वक्त कम है, अब आप दोनों ये डिसाइड कर लीजिए कि आपस में बहसबाजी करके वक्त खत्म करना है या फिर बारी बारी से आप लोग बात करेंगे। देश के सैनिकों की शहादत के साथ जो खिलवाड़ आप लोग करते हैं वो कतई स्वीकार नहीं है, निंदनीय है। आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं। चलिए ठीक है। यही तो कारण है 400 से लेकर। नहीं, राम पांडे जी सुन लेते हैं। राम जी सुन लेते हैं, बारी बारी से बोल लेते हैं भाई, बारी बारी से बोल लेते हैं। हाँ देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करता हूं कि कांग्रेसियों को यह स्वीकारना होगा कि ये देश बाबा साहब के बनाए गए लोकतंत्र से चलता है, जिसमें जनता तय करती है कि कौन से मुद्दे चलेंगे, किसने काम किया, किसने नहीं किया। अब फिर रोक रहे हैं आप। बोल दिया था कि हम राम जी फिर वक्त खत्म हो रहा है, मेरे पास 20 सेकंड है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग या फिर बारी बारी से बोल लीजिए या फिर वक्त जाया कर लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप इस तरह से बहसबाजी करते रहेंगे, मैं डिबेट खत्म कर रहा हूँ। राम जी बहुत शुक्रिया, आशीष जी बहुत शुक्रिया। तो बड़ा सवाल उपचुनाव का जरूर है, उपचुनाव के लिए अब तैयारियां भी शुरू हो गई है, बैठकों का दौर बीजेपी में भी है, लेकिन बैठकों के साथ आरोप प्रत्यारोप का वो सिलसिला शुरू हो चुका है जो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी है।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में समन्वय नहीं है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि आपके पास न तो जनाधार है न तो संगठन है। इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच तैयारी है 3 विधानसभा के उपचुनाव और एक खंडवा लोकसभा सीट की उपचुनाव की लड़ाई, जो कि अपने आप में अहम है। और कहा जा रहा है कि चाहे निगम चुनाव की बात कर लीजिए, पंचायत चुनाव की बात कर लीजिए, उससे पहले जो सत्ता का सेमीफाइनल खेला जाना हो चुनाव के रूप में, इसकी लड़ाई बड़ी तगड़ी होने वाली है और उसकी शुरुआती तैयारी अब दिख रही है। नमस्कार।